मखसूस नशस्तों से मुतालिक सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद पार्लियामेंट ने दो टोक अल्फाज में कानून साजी की कि कोई ऐसा आज़ाद रुकन जो किसी जमात में शामिल हो चुका हो वो दोबारा किसी और जमात में शामिल नहीं हो सकता। ना ही किसी ऐसी जमात को मखसूस नशस्तें मिल सकती हैं जिसने इलेक्शन से पहले तरजीही फहरिस्तें जमा ना कराई हों। इस वाज़े और दो टोक कानून साजी के बाद ख्याल किया जा रहा था कि मखसूस नशस्तों से मुतालिक सुप्रीम कोर्ट का दिया गया फैसला गैर मौसर हो गया है, जिस पर अमल दरामद करना अब किसी इदारे के लिए ज़रूरी नहीं है। मगर सुप्रीम कोर्ट के सीनियर तरीन जज और अक्टूबर में चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बनने वाले जस्टिस मंसूर अली शाह ने अक़लियतों के हकूक़ से मुतालिक सुप्रीम कोर्ट के फैसले की 10वीं सालगिरह के मौके पर एक तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि ये बात ज़हन-नशीं कर लें कि ये हो ही नहीं सकता कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल दरामद ना हो। इंतजामी इदारों को समझना होगा कि उनके पास फैसलों पर अमल दरामद के सिवा कोई चॉइस ही नहीं है। फैसले पर अमल करना कोई एहसान या बोझ नहीं है, बल्कि ये एक आईनी जिम्मेदारी है। सुप्रीम कोर्ट के किसी फैसले या हुक्म को मुस्तरद नहीं किया जा सकता और ना ही उसमें ताख़ीर हो सकती है। अगर ऐसा हुआ तो आप पूरे कानूनी निज़ाम को ही बिगाड़ कर रख देंगे। अगर आप इस तरफ चल पड़े तो आइन का सारा तवाज़ुन ही ख़राब हो जाएगा। जस्टिस मंसूर अली शाह की तकरीर का जवाब देते हुए वज़ीर आज़म के मुशीर बराए सियासी अमूर राना सनाउल्लाह ने कहा कि जस्टिस सैयद मंसूर अली शाह को वो ज़ाती तौर पर जानते हैं और वो बहुत ही ईमानदार और साफ शफाफ इंसान है, लेकिन उन्हें अफसोस है कि बतौर जज उन्होंने जो तकरीर की है उसका उन्हें जवाब देना पड़ रहा है। सुप्रीम कोर्ट के जज का ये काम नहीं होता कि वो तकरीर करे और अपना मौक़िफ़ पेश करे। जज तो अपने फैसलों के ज़रिए बोलते हैं। अब अगर उन्होंने ये बात की है तो उनकी खिदमत अक़दस में अर्ज़ है कि हुजूर, जहाँ पर आप ये फरमा रहे हैं कि अदालतें फ़ैसले पर अमल दरामद करने के सिवा कोई ऑप्शन ही नहीं, तो वहाँ किसी भी अदालत के लिए आइन से मुतसादम फ़ैसले करने की भी कोई चॉइस नहीं है। अदालतों ने आइन और कानून के मुताबिक फ़ैसला करना है और वो आइन या कानून सिर्फ पार्लियामेंट ने बनाने हैं। पार्लियामेंट जो कानून बनाएगी, अदालतें उसी के मुताबिक फ़ैसला करने की पाबंद हैं। जब अदालतें आइन से बाहर फ़ैसला करेंगी तो फिर उन पर बात तो ज़रूर होगी। राना सनाउल्लाह के बाद सेनेटर इरफान सिद्दीकी ने भी रद्द-ए-अमल देते हुए कहा कि वो आलमी मर्तबे जज से 100% इत्तफाक करते हुए सिर्फ इतनी रहनुमाई के मतलूब है कि क्या अदालती फैसलों का आइन और कानून के मुताबिक होना भी आइनी तकाजा है या नहीं। सेनेटर इरफान सिद्दीकी ने मजीद पूछा कि क्या अदलिया के पास ये चॉइस मौजूद है कि वो आइन के वाज़े और गैर मुबहम आर्टिकल्स की नफ़ी करते हुए अपनी मर्जी का आइन लिख लें। क्या अगर अदालत इस तरह के फैसलों की तरफ चल निकले तो आइनी तवाज़ुन बिगड़ेगा या नहीं। फैसलों पर अमल दरामद से मुतालिक जस्टिस मंसूर अली शाह की तकरीर और हुकूमत के रद्द अमल ने सूरत हाल एक बार फिर पेचीदा कर दी है। ये तासुर मजीद मजबूत हो रहा है कि हुकूमत और सुप्रीम कोर्ट एक दूसरे के आमने सामने हैं और आइन से मुतालिक अपनी अपनी तशरीह पर डट कर खड़े हैं। क्या यही वो सूरत हाल है जिसके बेनिफिशरी इमरान खान खुद को समझ रहे हैं? क्या यही वो पॉइंट है जिसके मुतालिक अडियाला जेल में कैद इमरान खान ने सहाफ़ियों को बताया था कि उन्हें कोई जल्दी नहीं है, जल्दी तो हुकूमत को होनी चाहिए क्योंकि वो तो सिर्फ 2 माह की मेहमान है। क्या इमरान खान एक बार फिर बरास्ता सुप्रीम कोर्ट नून लीग की हुकूमत को जाता और ख़ुद को आता देख रहे हैं? क्या अक्टूबर के बाद हुकूमत के लिए सूरत हाल ख़राब और इमरान खान के लिए बेहतर होने जा रही है? गेट नंबर 4 से मायूस शेख रशीद अहमद के कान में ये किसने कह दिया है कि 20 सितंबर तक टेक्नोक्रेट की हुकूमत आ सकती है और इंटरव्यूज़ शुरू हो चुके हैं? मौजूदा मुल्की हालात के तनाजुर में कहा जा सकता है कि इसमें कोई दो राय नहीं है कि मखसूस नशिस्तों से मुतालिक सुप्रीम कोर्ट का फैसला हुकूमत के लिए परेशानी का बाइस तो ज़रूर हो सकता है, मगर एक बात वसूख से कही जा सकती है कि ये ना तो 2014 है और ना ही 2017, ये 2024 है और फिलहाल ऐसा कोई इम्कान नहीं है कि शहबाज हुकूमत को किसी किस्म का कोई भी खतरा हो। इमरान खान हो या शेख रशीद अहमद, सबकी उम्मीदों पर पानी बार बार फिरता रहेगा। इन इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स पर हम आज के शो में डिस्कशन करेंगे, लेकिन एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद मेहमान हमारे साथ होंगे, कहीं मत जाइएगा। अस्सलाम वालेकुम जी। ब्रेक के बाद आप लोग को खुशामदीद कहते हैं और इस वक्त प्रेस्टीजियस पैनलिस्ट मेरे साथ मौजूद हैं। परवेज़ संधेला साहब हैं, रहनुमा है मुस्लिम लीग नून के, गवर्नमेंट बेंचेस को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम, खुशामदीद। मेरे साथ बने हुए हैं जी कादिर मंदोखेल साहब, रहनुमा है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के। अस्सलाम वालेकुम, खुशामदीद। लास्ट बट नेवर द लीस्ट मेरे साथ बने हुए हैं जी सेनेटर हमायूं मेहमद साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तीनों मेहमानों को मैं खुशामदीद कहूँगी। वार्म वेलकम फॉर योर वैल्यूएबल टाइम, बहुत बहुत शुक्रिया। संधेला साहब, मैं आपसे इस डिस्कशन का आगाज़ करना चाहूँगी क्योंकि इस वीकेंड के ऊपर जो सबसे बड़ी हैपनिंग थी, सबसे बड़ा मैसेज था, एक तो ऑफ कोर्स जाहिर सी बात है कि पाकिस्तान को ओलंपिक्स के अंदर एक गोल्ड मेडल मिला जो कि अरशद नदीम साहब की वजह से मिला और उसके लिए पूरी कौम को मैं मुबारकबाद देती हूँ। उस टॉपिक के ऊपर डिस्कशन तो वैसे नहीं बनती, लेकिन मुझे पता है कि इसके ऊपर फिर भी डिस्कशन होगी, लेकिन ये डिस्कशन मैं प्रोग्राम के अगले हिस्से में करूँगी। अभी सिर्फ मैं मुबारकबाद दे करके पूरी कौम को थोड़ी देर के लिए खुश रहना चाहती हूँ कि कम से कम हम इस मुद्दे के ऊपर
कोई आर्ग्यूमेंट ना करे। लेकिन जो असल मसला है, जिसकी तरफ शायद पता नहीं लोगों की नजर गई या ना गई, लेकिन मेरी नजर गई, आप लोगों ने जो कानून साजी की थी ना संधेला साहब, उसका जवाब आपको दे दिया जी जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने, जो कि बेसिकली आप कह लें कि बानी है इस पूरी नशस्तों वाले मामले के हवाले से। और उन्होंने सीधी तरह आप लोग को एक कन्वे कर दिया है कि ये कोई हुकूमत का एहसान नहीं है, या आप लोगों की आईनी जिम्मेदारी है कि आपको इन फैसलों के ऊपर अमल दरामद कराना है। सो सर देर मत कीजिए, वरना मसला आप लोगों के लिए हो जाएगा। द मैसेज इज बीन सेंट अक्रॉस। बिल्कुल ठीक है। मैं क्योंकि मुबारकबाद देने की आपने बात की है, तो सबसे पहले मैं पूरी कौम को मुबारकबाद देता हूँ। इस ये जो एक घुटनज़दा माहौल बनाया जा रहा है या बनाया हुआ है, हालांकि मेरी नज़र में ऐसा कुछ नहीं है। पाकिस्तान अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी अच्छी डायरेक्शन में जा रहा है। तो उसमें अरशद नदीम साहब का ये जो गोल्ड मेडल है, 40 साल के बाद हम जीते हैं, और वो जो जीतना है उनका वापस आना है। 2 दिन से पाकिस्तान भर के सोशल मीडिया और मीडिया के वो जिन्नत बना हुआ है। इससे बड़ा खुशी का कोई लम्हा नहीं है पिछले 2-4 दिन में। और इंशाअल्लाह ताला अल्लाह पाक अरशद को हिम्मत और हौसला दे, वो आगे भी इसी तरह इस मुल्क के लिए, कौम के लिए ये तमगे जीत के जाता रहा। तो मेरी तरफ से भी मुबारकबाद है, और इसी वर्ड में स्टार्ट करते हैं, मेरे ख्याल में ज्यादा बेहतर है। बहुत शुक्रिया संधेला साहब, बिल्कुल सही आपने पल्स पकड़ी है। अब जरा मंसूर अली शाह साहब द ऑनरेबल जस्टिस की तरफ आ जाइए और जोड़ लीजिएगा। सर इमरान खान साहब ने भी कहा कदम बढ़ाइए जस्टिस मंसूर अली शाह साहब, हम आपके साथ हैं। अमल दरामद सर आपको कराना पड़ेगा, ये एहसान नहीं करेंगे आप, नहीं तो वो एहतजाज की कॉल दे देंगे सर, एक तीली लगा देंगे वो, और ऐसी तीली लगाएंगे कि जो लावा पका हुआ ना बकौल इमरान खान साहब के, ये आपके गले पड़ जाएगा। अच्छा देखें, ये हमारे गले नहीं पड़ेगा। आप ये देखें कि इस वक्त जो पाकिस्तान की अवाम है ना, जिनको कहा जा रहा है कि 80%, 90% या 100% ही वो बिल्कुल इंडिपेंडेंट है, उनको सोचने समझने की सलाहियत है, उनको नजर आ रहा है कि ये जो पॉपुलर लाइन है ना, जिसको हमारे बहुत सारे सहाफ़ी भाई, दोस्त भाई, बहुत सारे यूट्यूबर जो सुबह से शाम तक बहुत सारी अदालतों के बाहर खड़े होते हैं और शाम को अपने मोबाइल कैमरा लेके बैठ जाते हैं कि पॉपुलर लाइन क्या है, कौन सी ऐसी लाइन लेनी जिसकी वजह से आप हर तरफ वायरल हो जाएं, आपके हर तरफ पे चर्चे हों। तो मेरे ख्याल में उन लोगों का चलो हक है, वो ले लें, लेकिन जो अदारों में बैठे फैसला कर रहे हैं, और अगर वो इस तरह की तकरीब में आकर अपना मौक़िफ़ देंगे और इस तरह की वो आकर मेक श्योर करेंगे कि जो मैंने कह दिया है या जो हमने फैसला दे दिया है वही फैसला माना जाएगा और हुकूमत नहीं मानेगी तो हम ऐसी की तैसी कर देंगे, ये मुनासिब अमल नहीं है। देखें, मंसूर अली शाह साहब के बारे में आई एम वेरी पॉजिटिव, और मुझे बड़ा पूरा यकीन है कि उनका जो दौरे हुकूमत होगा, दौरे हुकूमत ही है ना, अब जज साहबान का भी दौरे हुकूमत ही गिना जाता है कि कब से लेके कब तक उन्होंने इस मुल्क पर हुकूमत की। तो उनका जो दौरे हुकूमत है उसमें मुल्क जो है ना बेहतरी की तरफ जाएगा, और खासतौर पर उनके फैसले और उनकी अदालत के फैसलों पर। लेकिन ये बात उनको बिल्कुल जहन नशीन कर लेनी चाहिए, उनकी वही बात मानी जाएगी जो उनके कुलीग कह रहे हैं, जो उनके कुलीग इख्तलाफी नोट में कह रहे हैं कि जो आइन से मारवा लाइन होगा या आइन से हटकर कोई ऐसा फैसला होगा, उसमें पार्लियामेंट क्या किसी भी इदारे को यह बात नहीं माननी चाहिए, कोई ऐसा फैसला नहीं मानना चाहिए। और वही किया पार्लियामेंट ने उनको याद करवाया है। कोई नई आइनसाजी नहीं है, लेकिन नई आइनसाजी के नाम से वही चीजें हैं कि आपने ये जो पार्लियामेंट ने फैसले किए हुए हैं, जो आइन बनाए हैं, उस पर रहना पड़ेगा। और मंसूर अली शाह साहब के बारे में तो यही कहूंगा कि वो आने वाले चीफ जस्टिस हैं, ऑनरेबल हैं। इमरान खान साहब ने किसी एक दा सिर लेना है तो जरा वो एहतियात करन, अल्लाह ताला की जात उनको जिंदगी से दे। कहीं बस मैं इससे ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा, क्योंकि एक आध बंदे का सर लेना इमरान खान है, और मंसूर अली साहब वो बंदे ना हो, ये मेरी ख्वाहिश भी है और मेरी ये विश भी है। ठीक है, समझ आ गई है सर, मुझे तो समझ आ गया। आई एम श्योर के कम को ज़्यादा जो है वो सेनेटर साहब भी समझेंगे, बड़े पढ़े लिखे, बड़े इंटेलिजेंट है। सेनेटर साहब अस्सलाम वालेकुम, वार्म वेलकम सर, आपको भी बहुत बहुत मुबारकबाद। गोल्ड मेडल मिला है भाई पाकिस्तान को, वो पूरे पाकिस्तान का है, वो सिर्फ और सिर्फ अरशद नदीम का नहीं है। और साथ ही साथ हमें इस चीज़ को नहीं भूलना चाहिए कि अगस्त के महीने में आज़ादी का महीना है, ऐसे में हमें अरशद नदीम ने इतनी अच्छी खुशखबरी दी है कि हर तरफ एक पॉजिटिविटी और एक होप जो है वो फैल गई है। लेकिन सर मुझे आपसे एक थोड़ा सा शिकवा है, आप लोगों ने, पीटीआई ने एक दफ़ा फिर से पार्लियामेंट के बजाय सुप्रीम कोर्ट के साथ खड़े होने को चुना है। माजी में भी आप 2014 में भी जो है वो सुप्रीम कोर्ट की तरफ देख रहे थे और वहां जाकर के आपने लोगों ने अपने तमाम तर मामलात को जो है वो अंजाम देने की कोशिश की थी। व्हाई नॉट द पार्लियामेंट सर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। देखिए, इस तरह होता है कि अगर हम आसान लफ्जों में कहें कि जब मेरे और आपके दरमियान में डिस्प्यूट होगा तो हम एक ऐसे शख्स के पास जाएंगे या ऐसे इदारे के पास जाएंगे जो जिसके पास इख्तियार है उस डिस्प्यूट की रेजोल्यूशन का। वो देखता है कि भाई आप सही कह रहे हो, मैं सही कह रहा हूँ, और ये उनका इख्तियार इसलिए कि उनकी ओवर द पीरियड ऑफ ईयर्स उनकी ये एक ट्रेनिंग होती है
कि भाई आप लोग किस तरीके से किन चीज़ों को जज करते हैं। उनको अभूर होता है कि जो आइन है, मतलब आइन लिखने वाले हमें, और ये याद रखें, जो अगर आप देखा जाए तो देयर इज अ ट्राइकोटोमी ऑफ पावर्स या सेग्रीगेशन ऑफ पावर्स है। सेग्रीगेशन ऑफ पावर्स का बेसिकली मतलब ये है कि 3 चीजें हैं। एक, पावर ऑफ मेकिंग अ लॉ, वो पार्लियामान के पास है, लेकिन पार्लियामान की एक लिमिट है। वो लिमिट ये है कि ये जो आइन, जब मैं लॉ बना रहा हूं, वो आइन से मुतसादिम ना हो। नंबर 2, वो इस्लाम के शिकों से मुतसादिम ना हो। तो सिंपल आर्टिकल 2 जो कि आइन का हिस्सा है, और बाकी आइन के जो शिके हैं उनके साथ इसका इख्तिलाफ ना हो, तो तब हम वो लॉ बना सकते हैं। अगर हम आइन को तरमीम कर लें और उसको ब्रॉडन करके इस लॉ को उनके अंदर घुसेड़ दें, तो वो और बात है, वो पार्लियामान कर सकती है, लेकिन उसके लिए 2/3 मेजॉरिटी चाहिए। 2/3 मेजॉरिटी के साथ हम ये भी कर सकते हैं कि चोरी जायज है। अगर 2/3 मेजॉरिटी ये कह दे कि चोरी जायज है, तो आपका आइन ये बता देगा कि चोरी जायज है, आईनी तौर पे चोरी जायज हो जाएगी। ये याद रखें, दिस इज द स्ट्रेंथ ऑफ द पार्लियामान, ठीक है। अब लेकिन चोरी चूंकि इस्लाम के खिलाफ है, तो हम कहेंगे कि ये इस्लाम के शिकों के खिलाफ है, तो वहां पे आके वो आइन के खिलाफ वर्जी हो जाएगी। लेकिन कुछ चीजें ऐसी है कि हम कह सकते हैं, रेड लाइट में आप अगर कोई बड़ा आदमी, कोई MNA, MPA, मिनिस्टर या कोई आर्मी वाला या जज अगर रेड लाइन को क्रॉस कर जाए, रेड लाइट को क्रॉस कर जाए, तो उसका चालान नहीं हो सकता। ये फिर आप कर सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं, ठीक है। अब बात आ जाती है कि हम लोग क्यों उनके पास जाते हैं। हम इसलिए उनके पास जा रहे हैं, जो इस वक्त की करंट सिचुएशन है उसमें एक चीज थी, हम लोगों को देखें, बात यहां से शुरू हुई थी कि हम लोगों का जब बल्ला लिया गया और जब हमारे ऊपर ये डिसीजन हुआ, तो हम सुप्रीम कोर्ट में उसके रिव्यू के लिए गए। वो आज तक पिटीशन नहीं लगी, आज तक नहीं लगी, वो अभी भी पेंडिंग है। अच्छा, इस दौरान में बात आ जाती है कि ये इलेक्शंस की बात आ जाती है, रिजर्व सीट्स की बात आ जाती है। हम कंटेस्ट करते रहे हैं कि सबसे पहले तो हमें गलत तरीके से हटाया गया, लेकिन चलो उसके बाद ठीक है। जब आगे जाके बात होती है तो हम कहते हैं ये हमारी सीटें, उन्होंने कहा हम आपको नहीं देते, उन्होंने जोरी से दे दी, ठीक है, फेयर एनफ। हम लोगों ने सही किया गलत किया, मैं उसमें नहीं जाता हूं, लेकिन सेनेट के लिए भी, सेनेट के जो इलेक्शंस होने थे वो उन लोगों ने नहीं होने दिए। उन्होंने प्रीटेक्स्ट ये किया कि आपने वहां पे ओथ नहीं लेने दिया, इलेक्शन कमीशन ने कहा आपने ओथ लेने दिया, तो हम आपको ये नहीं करने देंगे। वहां से टसल स्टार्ट हो गई। अब सेनेट का इलेक्शन हो गया विदाउट सेनेट बीइंग प्रॉपरली कॉन्स्टिट्यूटेड, ड्यूली कॉन्स्टिट्यूटेड, आर्टिकल 60 उसके तहत सेनेट का, उसके बावजूद भी सेनेट का इलेक्शन हो गया, जो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। अब पाकिस्तान के अंदर पिछले 2-3 सालों में जितनी वायलेशंस हुई हैं कॉन्स्टिट्यूशन की, तो मुझे समझ नहीं आता हम किस कॉन्स्टिट्यूशन की बात कर रहे हैं। अब अगर हम कोर्ट के पास ना जाएं तो किसके पास जाएं? आप मुझे बात बताएं, किसके पास जाएं? ये कोर्ट का ही इख्तियार है, वो बताएगा। अब कोर्ट ने इंटरप्रिटेशन किया, और मैं आपको बता दूं क्या कोर्ट में हम लोगों ने ये सवाल किया था कि ये हमारी सीटें हैं। जब कोर्ट के अंदर ये केस गया, तो कहां किस मोड़ पे ये सारी चीजें एकदम बदल गई। वो कोर्ट ये था कि जब चीफ जस्टिस साहब ने कहा कि 1 मिनट ठहर, जो इलेक्शन कमीशन से पूछा, आप 1 मिनट ठहरो भाईजान, आप ये बताओ आपको किसने कहा था कि ये मेरे डिसीजन के बेसिस पे आप जो तरीके इंसाफ है उसको आप रेस से हटा दो, आप उनके कैंडिडेट्स को इंडिपेंडेंट कर दो। ये तो आपने फैसला ही गलत किया। अच्छा, जब ये फैसला गलत हो गया, तो जो लॉ का जो कानून का एक तकाजा होता है कि अगर कोई आईनी इदारा गलत फैसला कर ले, उसकी सजा उस जिनके खिलाफ किया गया उनको नहीं मिलनी चाहिए। और इसीलिए आर्टिकल 157 आया हुआ है, जिसका पर्पस ये है कि लार्जर इंटरेस्ट या लार्जर जस्टिस के लिए ये स्पेशल इख्तियार दिए गए हैं कि अगर किसी पे आप देखते हैं तो आप इससे उसको करेक्ट कर सकते हैं। जबरदस्त सर, आपने बड़े अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर दिया। आई एम श्योर आपके कॉलीग्स को समझ आ गया होगा। सर, मुझे तो आपकी बातें समझ आ ही जाती हैं
लेकिन मैंने आपको सबसे बड़ी खबर देनी है सर। मतलब मेरे अंदर जी। वैसे आपके जैसा जोश खिताबत तो नहीं है, लेकिन मैं कोशिश करती हूँ कि आप तक उस खबर की इंटेंसिटी और सेंसिटिविटी पहुँचे। सर मैं अक्सर ये जुमला अपने प्रोग्राम्स में बोलती हूँ कि ये 2014 नहीं है, ये 2017 भी नहीं है, ये 2024 है। 2024 के रूल्स बिल्कुल अलग होंगे। सर आज जो सबसे बड़ी खबर मेरी नज़र में थी ना, शायद पता नहीं आप लोग की नज़र से गुजरी कि नहीं गुजरी, कि ISPR की तरफ से खबर आ रही है सर। ISPR ये कह रहा है कि उन्होंने लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज़ हमीद को अपनी तहवील में ले लिया है और उनके कोर्ट मार्शल की तैयारियां हो रही हैं, जिसका मतलब ये है, जहां से सर मैं देख रही हूं, मैं आपकी जितनी इंटेलिजेंट तो नहीं हूं, लेकिन मुझे सर ये लग रहा है कि ये जो तासुर था ना कि जनरल फैज़ हमीद साहब की बहुत इमरान खान साहब के साथ बन रही है और दोनों ने मिलजुल के बहुत से काम जो हैं और बहुत से एक दूसरे को फैज़ याबी की जो सहूलियात हैं वो पहुंचाई हैं, शिकंजा सर टाइट हो रहा है। मैं सिर्फ आपको ये बताना चाहती थी सेनेटर साहब कि ताकि आपको ये पता चल जाए कि इस साल से आने वाले जो अगले साल होंगे वो पाकिस्तान के लिए बहुत मुख्तलिफ होने वाले हैं सर। देखिए, अगर आप मुझसे पूछती हैं, ये आर्मी का इंटरनल मैटर है। वो अगर किसी वजह से समझते हैं कि जनरल फैज अमीन ने कोई गलत काम किया, उसको कोर्ट मार्शल होना चाहिए, बाय ऑल मींस दिस इज देयर प्रेरोगेटिव। हम उसमें कौन है कि हम उस पर कमेंट करें? वो उनका प्रेरोगेटिव है, हमें उससे कोई लेना देना नहीं है। एज ए सिविलियन हमें उसका कोई लेना देना नहीं, वो उन लोगों का इंटरनल मैटर है। सर ये जो आप बात कर रहे हैं अभी मेरी शो के अंदर, ये आपकी पार्टी की भी यही लाइन होगी, खान साहब की भी यही लाइन होगी? देखिए, अच्छा मुझे इस तरह है कि सर मैं आपको बताती हूँ मैं क्यों पूछ रही हूँ। आप बड़े सर आपकी बड़ी अच्छी क्रेडिबिलिटी है सर, आपकी बड़ी अच्छी क्रेडिबिलिटी है सेनेटर साहब, आप मेरे साथ इतने सालों से शोज कर रहे हैं। मैं इसलिए कह रही हूँ कि आई थिंक सो इट्स बेटर टू चेक विद योर पार्टी, बिकॉज फैज हमीद साहब के का जो मामला है वो सिर्फ इंटरनल मैटर नहीं है सर। उनकी तो बड़ी दोस्ती थी इमरान खान साहब के साथ। इमरान खान साहब ने जितना यूज एंड अब्यूज किया जनरल फैज हमीद को, शायद ही किसी ने किया होगा। सहूलतकारी कर रहे थे सर, और इल्जाम था आपके ऊपर कि आप लोग के लिए वो सहूलतकारी कर रहे हैं और आप करवा रहे हैं सहूलतकारी। जी सर, हाथ हौला रखो, मेरी बात सुन लेने दे, ठीक है? इस तरह ये कि देखिए, ये आपकी परसेप्शन हो सकती है कि वो हमें वो कर रहे थे, वो आपकी परसेप्शन हो सकती है। टू द बेस्ट ऑफ माय नॉलेज, और मैं नॉलेज इसलिए बता रहा हूँ कि मेरी 1-on-1 इमरान खान से बात हुई थी, मेरी 1-on-1 इमरान खान से बात हुई थी, और ये मैं बात कर रहा हूँ मार्च 2022 की, बिफोर एवरीथिंग दैट हैपेंड और दैट स्टार्टेड, ठीक है? उस वक्त जब मेरी बात हुई थी तो मैंने कहा था कि ये चीजें हो रही हैं। इमरान खान के अल्फाज थे कि डॉक्टर साहब, आई एम लीस्ट इंटरेस्टेड इन एनी पर्टिकुलर पर्सन whoever comes on the merit, ये उनके अल्फाज हैं, एंड आई एम कोटिंग देम एज सच, ठीक है? कि जो भी मेरिट सबसे ऊपर आता है, मुझे किसी से लेना देना नहीं है, आई एम लीस्ट इंटरेस्टेड। सर गॉट योर पॉइंट, ये उनके अल्फाज हैं। ठीक है। कादिर मंदोखेल साहब, मुझे नहीं पता कि हाउ मच यू आर इंटरेस्टेड इन व्हाटएवर सेनेटर साहब इज सेइंग सर, बट आपको मेरे सवाल के अंदर तो इंटरेस्टेड होना ही पड़ेगा, बिकॉज मैं एंकर हूँ सर, तो इतना लीवरेज तो आप मुझे दें। सर आपको भी लगता है कि ये इंटरनल मामला है फौज का, और ISPR जो हमें अब बता रहा है कि लेफ्टिनेंट जनरल फैज़ हमीद को तहवील में ले लिया है और उनका कोर्ट मार्शल की तैयारी हो गई है, कि ये आपके लिए एक बड़ी खबर है? और अगर ये बड़ी खबर है तो क्या आप अपने कॉलीग, अपने दोस्तों को जिनका ताल्लुक PTI से है, आप उनको समझाएंगे कि 2024 में क्या नए रूल सेट हो रहे हैं? सर बेनिश, मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ और मैं आपसे गिला भी करता हूँ कि ये बोर तरीन शो में आपने मुझे आज बिठाया है। जिस तरह आपने लंबी चौड़ी इमायूं साहब के साथ कर ली है, कुछ सर पैर किसी खबर की नहीं थी। वो इमायूं साहब मुसलसल बोल रहे हैं और आप भी टाइम दे रहे हैं, और वो कहता है मुझे समझ में नहीं आ रही हम किसकी आइन की बात कर, फिर आइन की शिकों की भी बात करता है। चलो उसको भी छोड़ देते हैं। आपने जो खबर के हवाले से की है, आप ये नहीं कहो जनरल फैज हमीद, आप ये करो PTI के सरबरा फैज हमीद को गिरफ्तार कर लिया गया। अच्छा सर। और मैं आपके तौर से आर्मी चीफ से दरखास्त करता हूं, आपने एक लफ्ज कहा कि सहूलतकारी, हाँ मैं डायरेक्ट मुद्दई हूं, मेरी मुद्दयत में FIR दर्ज की जाए फैज हमीद के खिलाफ, क्योंकि उसने 1.5 घंटा PTI के MNA के लिए मुझे 1.5 घंटा अब से भेजा में रखा सेक्टर ऑफिस में कराची में। तमाम सबूत मेरे टेलीफोन की जियो फेंसिंग ले ले, उनकी भी ले ले। 1.5 घंटा मुझे बिठा के रखा है कि आप जो ना केस से दस्तबरदार हो जाओ, नहीं तो तुम्हारा साथ ये करेंगे वो करेंगे, मुसलसल सेक्टर ऑफिस में। तो मैं आपके तौर से मुतालबा करता हूं कि मेरे मुद्दत में फैज हमीद के खिलाफ PTI की सहूलतकारी के लिए FIR दर्ज किया जाए, जो आपने कहा कि किसकी सहूलतकारी। ठीक है, अब एक तो ये बात हो गई है। दूसरी बात आपने इसके हवाले से की है, सुप्रीम कोर्ट के हवाले से की है। जस्टिस मंसूर अली शाह साहब हमारे लिए मोहतरम है
और जो सवाल आपने मुस्लिम लीग नून के दोस्त से परवेज साहब से की है, मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूँ कि जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने अपॉइंटमेंट से पहले अपने आप को मुतनाज़ा करने की आगाज कर दिया, क्योंकि आपको याद है कि अभी पीपल्स पार्टी की, मुस्लिम लीग नून की और इलेक्शन कमीशन की पिटीशन यानी रिव्यू पिटीशन पेंडिंग है जी। जब रिव्यू पिटीशन पेंडिंग है तो अमल दरामद तो उसके बाद ही होगा, उसके बाद जो फैसला होगा वो अगर रिव्यू रिजेक्ट होता है तो फिर हुकूमत के पास कोई चारा नहीं है उसके ऊपर अमल। लेकिन उस रिव्यू से पहले वो जो जजमेंट है पूरा वो लिखने से पहले, उसको अनाउंस करने से पहले बार एसोसिएशन के जरिए ये कहना कि हुकूमत के पास कोई चारा नहीं, मैं कानून के तालिब इल्म, मैं समझ रहा हूं कि ऐसा न हो कि भुट्टो साहब के केस की तरह 40-45 साल बाद तो इसके ऊपर भी कोई फैसला आ जाए कि ऐसे जजेस को नहीं बोलना चाहिए। पीटीआई पहले ही कहती थी साहब का चीफ जस्टिस के बारे में भी कि हमारा चीफ जस्टिस आने दो, फिर हमारे ये इमरान खान साहब के अल्फाज है, आप और हम मीडिया में रोज डिस्कस करते थे। अब नया चीफ जस्टिस फिलहाल तो काजी फाइज ईसा है। हाँ। और आपको ये भी बता दूं ये हुकूमत का इख्तियार है कि वो किसी को भी चीफ जस्टिस बना ले। मैं कानून की तालिब इल्म के हिस्से से बता रहा हूं। और आपको ये भी हवाला देता हूं, बता दूं कि लाहौर हाईकोर्ट का चीफ जस्टिस 3रे नंबर पे जज की लेडी जज उनको चीफ जस्टिस बना है। तो मैं एक चीज ये कहना चाह रहा हूं, ज्यादा नहीं कहना चाह रहा हूं, मैं सिर्फ इतने कहूंगा कि ये वक्त से पहले, ये सारे तबसरे वक्त से पहले, ये सारी हुकूमत को धमकियां, ये सारी चीजें मैं समझ रहा हूं कि ये हमारे पाकिस्तान के कानून के लिए। सर ये आप क्या कहना चाह रहे हैं, जरा प्लीज इलैबोरेट कीजिएगा कि ये हाई कोर्ट्स की मैं बात नहीं कर रही, ये आप सुप्रीम कोर्ट की बात कर रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट के जो चीफ जस्टिस हैं उनके हवाले से ये कहीं ना कहीं एक स्पेस है कि हुकूमत सीनियर मोस्ट को छोड़ करके अपनी मर्जी का बना सकती है, आप ये कहना चाह रहे हैं? जी जी बिल्कुल, लाहौर हाईकोर्ट आपके सामने है ना। लाहौर हाईकोर्ट का निगम लाहौर हाईकोर्ट इज सेपरेट ना। लाहौर हाईकोर्ट का तो ये होगा कि अगर आप अपनी मर्जी से फॉर एग्जांपल बनाते हैं तो वहां पे जो सीनियर मोस्ट है वो तो एलिवेट हो जाएंगे ना सुप्रीम कोर्ट में। तो जो सुप्रीम कोर्ट के जो सीनियर मोस्ट है वो एलिवेट होके कहां जाएंगे? उनको तो रिटायर होना पड़ेगा। वो नहीं, वो एलिवेट भी नहीं हुए हैं, वो एलिवेट भी नहीं हुआ। बेनिश ये कानूनी पेचीदगी है, इस पे ज्यादा डिबेट ना करें तो ज्यादा बेहतर है। मैं सिर्फ ये कहता हूं कि जस्टिस मंसूर अली शाह साहब पीटीआई की ख्वाहिश पूरा ना करे, वक्त से पहले अपने आप को मुतनाज़ा ना बनाए। मेरी दरखास्त होगी आपके शो के जरिए कि आप रिव्यू का भी फैसला आई नहीं है और आपके ते अमल दरामद के अलावा कोई चारा नहीं है। मेरा ख्याल में कानून की तालीम, मुझे भी 30 साल हो गए प्रैक्टिस करते हुए, चोले नहीं बेचे मैंने, तो मैं समझ रहा हूँ कि वक्त से पहले अपील रिव्यू डिसमिस होने से पहले ये बातें, और वो भी बार सेशन के फोरम पे, मैं समझो मुनासिब नहीं है। और फिर मैं ये भी कहूंगा जो परवेज साहब ने जिसका जस्टिस नईम अफगान साहब से और जस्टिस अमीनुद्दीन खान साहब ने जो कहा कि अगर हुकूमत ने या किसी अदारे ने इसके ऊपर अमल किया है तो आइन का आर्टिकल 51 और 106 मुअत्तल करना पड़ेगा। तो कल का ऐसा ना हो कि आपके शो में फिर आप हमें या परवेज साहब को धमकी दिए कि तुम लोग तो आइन शिकन हो, जैसा वो कासिम सूरी को सुप्रीम कोर्ट के 5 रुकनी ने डिक्लेयर किया कि है आइन शिकनी की है, जहां अदम एतमाद की तहरीक को रोकने के लिए उन्होंने असेंबली तोड़ा। तो ये सारी चीजें मैं ये समझ रहा हूँ कि कानून की बातें हम वक्त पे छोड़ दें। वक्त से पहले मैं बात करूंगा, कोई भी जज साहब करेंगे या कोई भी हुकूमत को इख्तियार करेगा, मैं कहता हूं कि वो मुनासिब नहीं है। अच्छा। एक ही तो अदारा रह गया जिसको हमने मुतनाज़ा बनाने की हम कोशिश करें, बाकी तो सब ने। अभी देखे जनरल फैज हमीद का, अब आप बताओ उनकी अपनी करतूत की वजह से मैं विक्टिम हूं ना आपके सामने, छोड़े सारी दुनिया को। आपने कहा कि किसकी सहूलतकारी की? पीटीआई की है ना। मुझे पीटीआई के एमएनए के लिए 1.5 घंटा बिठा के आपसे बेजा में बिठा के रखा कि आप मान लो। और पता है बेनिश मैंने क्या किया आखिर में? जी। मुझे एक इनका ओहदेदार ने कहा कि आपको 20 से 15-20 करोड़ देंगे। मैंने कहा मैं कंगला आदमी नहीं हूं, अल्हम्दुलिल्लाह गदी पुश्ती जो ना मेरे पास सब कुछ है, अल्लाह ने दिया है। हाँ। लेकिन मैं एक चीज ये भी कहना चाह रहा हूं, आखिर में मैं यहां मजबूर हो गया कि मेरे छोटे भाई बैरिस्टर मसूद बंदोखेल को जब वो दफ्तर से निकल गए तो मैंने आधे घंटे बाद टेलीफोन किया। मैंने कहा मसूद अगर मैं कत्ल हो जाऊं तो FIR फैसल वाडा के खिलाफ काट देना। घर में 4 वकील और भी है। तो वो भाई परेशान हो गया और लोगों ने कहा क्यों? मैंने कहा मैं सिर्फ जो मेरे फोन रिकॉर्ड कर रहे थे मैं उनको सुना रहा था कि मैं मरूंगा तो तेरे चला भी नहीं बचेगा। तो सवाल ये कि जनरल फैज हमीद ने मुझे यहां तक पहुंचाया, मुझे यहां तक टॉर्चर किया है और सारे एविडेंस मौजूद है।
फोरेंसिक लिया है, जियो फेंसिंग लाया है। मैं ठीक है। सेक्टर कमांडर के ऑफिस में 1.5 घंटा बिठा के मुझे रखा था, और मेरे जिनका नाम लिया जा रहा है कादिर बैरिस्टर मंदोखेल साहब की तरफ से, उनके लिए सीधी बात का प्लेटफॉर्म ओपन है। फैसल वाडा साहब हों या जिन जिन के भी नाम कादिर मंदोखेल साहब ने लिए हैं, हम आपका मौक़िफ़ ज़रूर लेंगे। लेकिन एक बात जो कादिर मंदोखेल साहब ने पीपल्स पार्टी ने क्लियर कर दी है वो ये है कि एज़ पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कि ये जो भी जनरल फैज़ हमीद साहब के साथ हो रहा है ये इंटरनल मामला है, ये इंटरनल मामला नहीं है अकॉर्डिंग टू पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। एक छोटा सा वक्फा लेते हैं, ब्रेक के बाद कहीं मत जाइएगा, हम शो को रिज्यूम करेंगे। वेलकम बैक जी। सेनेटर हमायूं मेहमन साहब हैं, कादिर मंदोखेल साहब हैं एंड परवेज़ संधीला साहब मेरे साथ बने में। परवेज़ साहब, सबसे पहले तो आगे बढ़ने से पहले आप हुकूमत में हैं, इस कन्फ्यूजन को तो ज़रा क्लियर करें कि इमरान खान साहब और जेल से हमें बार बार ये सुनने को मिलता है कि भाई जो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान है उनको एक्सटेंशन नहीं देने देंगे। सर ठीक है, इससे पहले हमने बहुत ही एक्सटेंशन का रौला सुना है, खासतौर पे जो आर्मी चीफ की एक्सटेंशंस होती हैं वो पिछले कुछ सालों में तो बड़ी ही इंपॉर्टेंट रही हैं, मतलब उससे उनके इर्द गिर्द ही पाकिस्तान की सियासत घूमती रही है। लेकिन क्या बतौर हुकूमत आप मुझे इस चीज़ की कोई अश्योरिटी दे सकते हैं कि क्या चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को आप एक्सटेंशन देने जा रहे हैं? देखें, इससे पहले की तरह अब जाहिर टाइम काफ़ी लगा मुझे वापस बात करने में, और इसमें 2-3 टॉपिक जो है दरमियान में निकल के, अगर इजाज़त दें तो जनरल फैज साहब वाले मामले पे मैं बात करना चाहूँगा। सर आप हुकूमत है, आपको कौन रोक सकता है? हुकूमतों को आज तक कौन रोक सका है? सिर्फ सुप्रीम कोर्ट ही रोक सकी है सर, बीनर सलीम कहाँ रोक सकती है आपको? जी, ਸਾਡੀ ਤੇ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ 2016-17 ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਡਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ हुकूमत यहाँ पर जिनकी है वो आपको पता है। चलें, बट एनी हाउ, किनकी है? क्या मतलब आपकी नहीं है? फौज आपकी हुकूमत है सर। ये फौज का इंटरनल फैज हमीद को गिरफ्तार करना मसला नहीं है, इस कौम का मसला है। पूरी की पूरी कौम इस वक्त जिस तकलीफ से गुजर रही है, जिस महंगाई से गुजर रही है, जिस बेरोजगारी से गुजर रही है, उसके जो जिम्मेदारान में एक जिम्मेदार हैं वो जनरल फैज हमीद हैं। तो खाली फौज ने अपने इंटरनल के लिए पूरे पाकिस्तान का ये मसला जनरल फैज हमीद को, और मैं आज भी बता रहा हूँ, अगर इमरान खान से जेल में मोबाइल पकड़ा जाए ना तो उसके पीछे भी जनरल फैज हमीद होगा। अगर बंदे में मसले मसाइल होंगे तो हो सकता है कि उसके पीछे भी जनरल फैज हमीद हो, क्योंकि जनरल फैज हमीद अभी तक साइलेंट नहीं हुआ। उनका जो नेटवर्क है वो अभी तक पूरे का पूरा ऑन है। देखें, सियासी इस्तेहकाम नहीं पैदा होने देना। इमरान खान जेल के अंदर बैठ से नहीं दे रहा तो जाहिर है बाहर किसी की तो हेल्प होगी ना, कोई ना तो बाहर बैठा है ना। तो इसलिए जब फैज हमीद का गिरफ्तार होना, मैं आपको बताऊं, पाकिस्तान की जो आधे मसाइल हैं वो हल हो गए आज, क्योंकि इमरान खान साहब का पूरा नेटवर्क है। अब इमरान खान साहब ने जो चीजें करनी थी, इमरान खान को जो मैनेज करके देना था, अब वो करने में मुश्किलात पेश आए। सूर अली शाह साहब ने जो किया, मेरा ख्याल में आगे जाके वो शायद ये ना करें कि अब ये सब करने कराने वाला गिरफ्तार हो चुका है। तो ये फौज का पूरे पाकिस्तानी कौम का, पूरी पाकिस्तानी कौम को मुबारकबाद है कि ऐसा इंसान पकड़ा गया जो अपनी जाती पसंद नापसंद और खुद आगे आने के लिए अपने सीनियर्स को पीछे करके खुद आगे आकर अपने आप चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बनाने के लिए, अपने को 10 साल के लिए सदर बनाने या था वो नाकाम। तो ये पूरी कौम का है। अच्छा, दूसरी बात यह है कि जो इमरान खान साहब है ना, देखें वो हिस्ट्री, वो अंदर बैठ के जो मर्जी कहते रहे, जो मर्जी करती रहे, जितना मर्जी करते रहे, चाइना से होता हुआ, फ्रांस से होता हुआ, और उसके बाद ईरान से होता हुआ जो इनकलाब है, अब वो पहुंच चुका है बांग्लादेश। अब उनको स्टूडेंट चाहिए, अब उनके झूठे सच्चे आगे पीछे करा के स्टूडेंट को आगे लगाना है। कुछ पुरानी वीडियो, कुछ 2016 की, कुछ 15 की, कुछ 14 की, कुछ 21 की, 22 की स्टूडेंट की वीडियो लगा कर अब लोग करते हैं कि अब हमारा जो मसला है ना, ऐसा होने नहीं जा रहा, से नहीं होना जा रहा। पाकिस्तान ने आगे जाना है, बात पे कोई शक नहीं है। सेनेटर साहब ने जितनी बातें की है ना कि जब हमारे साथ कुछ ऐसा होगा तो हम किसके पास जाएंगे, हम एक ऐसे शख्स के पास जाएंगे। उन्होंने लफ्ज यूज किया, एक शख्स के पास जाएंगे। वो शख्स कौन था? ताक़ब निसार था। वो शख्स कौन था? वो कोसा था। अब एक नया शख्स वो कौन है? वो मंसूर अली शाह साहब है। लेकिन मेरा ख्याल है कि मंसूर अली साहब जैसे मेरे पीपल्स पार्टी वाले भाई का है, तो मंसूर अली शाह साहब जो है वो अपने आप रखें, वो चीफ जस्टिस होंगे। तो चीफ जस्टिस बनते हैं तो अपने आप क्यों कर रहे हैं, किसके लिए कर रहे हैं? पाकिस्तान के लिए सोचें, पाकिस्तान के बारे में सोचें, आइन के मुताबिक फैसले करें। क्या किसी किस्म की कोई मुश्किल पेश नहीं आएगी। उनका किया हुआ कोई भी फैसला जो है उस पर कोई भी हुकूमत अमल दरामद से केस नहीं करेगी, क्योंकि वो आइन के अंदर होगा। लेकिन जब आप 15 दिन को देंगे, 3 दिन वाली, 3 दिन के अंदर अंदर आपने बनाना है, वो भी जब आपने इलेक्शन जीता है। लेकिन आप 1.5 महीने 6 महीने के बाद 3 दिन को खत्म करके 15 दिन कर देंगे, तो आइन के मुताबिक है वो। लेकिन परवेज साहब, जो बातें हो रही हैं कि अगर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को हुकूमत एक्सटेंशन देने जा रही है, तो सर ऐसे में तो जस्टिस मंसूर अली शाह साहब फिर तो चीफ जस्टिस बनेंगे ही नहीं अगर आप एक्सटेंशन दे रही है। इसलिए तो सर मैंने आपसे पहला सवाल पूछा कि कथारसिस करने से पहले अगर आप मुझे ये बता दें कि क्या आप एक्सटेंशन देने का सोच रहे हैं या करने जा रहे हैं, क्योंकि उसके लिए एक आईनी तरमीम की जरूरत है सर।
देखिए जो जब पहली बात तो ये है कि ये अभी तक जाहिर है आपको ये हुकूमती बेंचों से जब ऐसा कुछ होगा तो उसकी वेव आएगी, उसकी कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस आएगी, कोई प्रेस रिलीज होगी या कोई टीवी टॉक शो में आपको ये लाइन मिलना शुरू हो जाएगी। अगर आप आज तक ऐसा कुछ नहीं है ठीक तो है। आप इसमें, लेकिन ये एक्सटेंशन नहीं है, इसको एक्सटेंशन कहना गलत है। अगर किसी सरकारी मुलाजिम की मुद्दत मुलाजिम पहले भी बताई गई है ना, क्या ये पहली दफा होगा? फिर क्या पार्लियामेंट को ये इख्तियार नहीं है? और अगर पार्लियामेंट को इख्तियार, अगर ये पहली दफा नहीं होगा तो खुदा ना करे ऐसा होता है, तो क्या क्या खुद होगा? और खाली किसके लिए होगा? वो खाली चीफ जस्टिस काजी फैसला के लिए होगा। ठीक और है। फिर दूसरी बात कि क्या आपने कन्फर्म किया या मुझे कन्फर्म है भाई साहब की जो जिंदगी गुजरी हुई है, देखते हुए मुझे या कि आप कि अगर ऐसा कुछ हो भी गया तो कार कर देंगे, गाइस सब कहेंगे नहीं जी ये मेरे नहीं होता, जो अगली का जो लाभ है वो करके मैं वक्त पे जा रहा हूँ और मैं क्योंकि ये बहुत बड़ी बात है साहब, तो ना करेंगे नाम नजर आ रहा है, लेकिन अगर खुद अगर किसी जगह पे होता है तो ये आइन के मुताबिक होता है, तो उसमें जी। किसी को कोई नहीं होना चाहिए। देखिए ठीक है। कागज पर सादा इमरान खान साहब ने बात वो सादे कागज पर की थी, उसकी मोहर लगी हुई थी, उसकी करने वाली नहीं थी, जो सादे कागज पर लिखकर उन्हें एक्सटेंशन दे ऐसा कुछ होने जा रहा, जो भी होगा पार्लियामेंट से होगा और पूरी ठीक है जी, पार्लियामेंट जो भी होगा पार्लियामेंट के जरिए होगा। ये हुकूमत ने जो है अपना दो टॉक जो क्लियर मौक़िफ़ है वो सामने रख दिया। सेनेटर साहब आई एम श्योर कि आपको समझ आ गई होगी, लेकिन फिर ये इमरान खान साहब क्यों ये दावे कर रहे हैं कि हुकूमत के पास सिर्फ 2 माह का वक्त रह गया है? अच्छा, इमरान खान साहब तो कर ही रहे हैं, शेख रशीद साहब भी फरमा रहे हैं कि जी इंटरव्यू शुरू हो चुके हैं, 20 सितंबर तक जो है वो टेक्नोक्रेट हुकूमत आ सकती है। सर फिर एक और मैं कहूँगी कि गलत फहमी कह सकती हूँ कि इमरान खान साहब को गलत फहमी है या खुश फहमी है, वो ये कह रहे हैं कि जी अवाम का लावा पक चुका है, मैं एक तीली लगाऊंगा और अवाम जो है वो बाहर आ जाएंगे। सर ये जो लावा पक गया है, तीली लगाने वाली बात, सर ये तो तब भी नहीं हुआ था जब इमरान खान साहब जेल में नहीं थे, आज़ाद थे और घूम फिर रहे थे, कभी बनी गाला कभी जमान पाक। तो सर अब आपको क्यों लगता है कि ये सब ऐसा हो जाएगा, हालांकि आप लोग अभी इस टाइम पे बहुत ही वीक फुटिंग पे है? सर सेनेटर साहब इस तरह है कि जनरली ये याद रखें कि जितने भी जो तालिब इल्म होते हैं ना, उनमें कोई नालायक भी होते हैं, कोई लायक भी होते हैं, हर किस्म के तालिब इल्म होते हैं, ठीक है। तो अब वो तो फिर डिपेंड करता है कि वो है, लेकिन मैं एक आर्टिकल है उसको कहते हैं आर्टिकल 180, जिसके बारे में ये है कि जो प्रेसिडेंट है वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को अपॉइंट करता है, और उसमें लिखा हुआ है चीफ जस्टिस वो होगा अकॉर्डिंग टू द आर्टिकल कि जो सीनियर मोस्ट है। अब जो सीनियर मोस्ट है उसको लगाएंगे, अगर उसके अलावा कोई और लगाना चाहते हैं या कोई लगा सकते हैं या कोई लगाने की करने हैं, तो फिर उसके लिए या तो आपको आर्टिकल 180 को 2/3 मेजोरिटी से चेंज करना पड़ेगा और या फिर आपको कुछ और तरीका करना पड़ेगा। तो दैट इज अ सिंपल थिंग। लेकिन अगर कोई जीनियस आदमी है और वो इसकी इंटरप्रिटेशन किसी और तरीके से करता है तो मैं उसको कुछ कह नहीं सकता, ठीक है। अब दूसरी बात आ जाती है, देखिए बात ये हो जाती है कि अगर किसी ने किसी को हब्से बेजा में रखा हुआ है या किसी ने किसी को उठा के रखा हुआ है या कहीं कोई मिसिंग पर्सन है या कहीं कोई इस किस्म की फोर्स किसी को किया जा रहा है, उनमें से कोई चीज़ ठीक नहीं है, ना किसी और को, ना कादिर मंदोखेल साहब को, ना किसी को भी। अगर कोई इदारा या अगर कोई शख्स किसी इदारे की बेसिस पे या इन पर्सनल कैपेसिटी एज अ बदमाश या पर्सनल कैपेसिटी एज इन व्हाटएवर इट इज, अगर वो इस किस्म की चीज़ कर रहे हैं उसके ऊपर FIR ज़रूर कटनी चाहिए। मैं उस चीज़ में कादिर मंदोखेल साहब के साथ खड़ा हूँ, ठीक है, कहीं पे भी नहीं होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि ये देखिए इन प्रिंसिपल ये गलत चीज़ है और इन प्रिंसिपल इसको नहीं होना चाहिए। अब बात आ जाती है, देखिए बात ये आ जाती है कि अगर हम लोग, अच्छा दूसरी ये है कि मेरी इंटरप्रिटेशन जो जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने जो बात की थी, मेरी इंटरप्रिटेशन उसकी इस तरीके से है कि उन्होंने एक प्रिंसिपली एक बात कही थी, और ये याद रखें ये मैसेजेस होते हैं, ये किसी ये नहीं कह रहा था कि आप अभी करो, वो एक तकरीब से खिताब कर रहे हैं और वो एक मैसेज जो इस वक्त पाकिस्तान में आप मैं हम सारे डिबेट कर रहे हैं, उसमें यह है कि हम ये कर लेंगे, हम वो कर लेंगे, हम फलाना कर लेंगे। वो एक जनरल मैसेज होता है कि जो सुप्रीम कोर्ट का जब डिसीजन आए, आप में से कोई शख्स उसको एज अ कंसल्टेटिव वो चीज नहीं ले सकता, वो बाइंडिंग है,
ठीक है। उसके ऊपर अगर आप बाइंडिंग नहीं करोगे तो दैट मींस आप कॉन्स्टिट्यूशन की वायलेशन कर रहे हो, फिर उस कॉन्स्टिट्यूशन का वो, तो उन्होंने क्या वो चॉइस नहीं है। अब उन्होंने ये नहीं कहा कि जो हमने अभी डिसीजन लिखा है इसके ऊपर रिव्यू पिटीशन के बगैर आपने इसके ऊपर करना है, वो ऑब्वियसली उस रिव्यू पिटीशन के बाद होगा, लेकिन जो भी फाइनल डिसीजन आएगा वन वे और अनदर वो होगा। अच्छा, नंबर 2, अब कादर मंदोखेल साहब, मैं तो कुछ भी नहीं हूं, मैं तो बेसिकली एक प्रोफेशनल मेडिकल डॉक्टर हूं। कादर मंदोखेल साहब तो ना सिर्फ लॉयर है, ये डॉक्टरी भी इन्होंने की हुई है लॉयर में, ठीक है। तो अब मुझे एक चीज समझ नहीं आती कादर मंदोखेल साहब की, कि वो किस तरीके से कह रहे हैं कि जी जो 2 जजेस आउट ऑफ 13, 2 जजेस उन्होंने एक डिसेंटिंग नोट लिखा हुआ है और उन्होंने कहा हुआ है कि ये जो 8 जजेस हैं, ये याद रखें 8 जजेस वहां पे कादर मंदोखेल साहब के बकौल वो वहां पे छोले बेच कर नहीं गए, ऑफ कोर्स, ठीक है। जी जी। और उन 8 जजेस में से 3 जजेस वो हैं जो कि नेक्स्ट सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस होंगे। तो अगर हम इन 2 की बात मानते हैं तो ये कादर मंदोखेल साहब ये कहना चाह रहे हैं कि वो जो 3 सीनियर मोस्ट इंक्लूडिंग चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, जिन्होंने कहा है कि भाई मेरे आपने मेरे डिसीजन की इंटरप्रिटेशन कैसे कर ली इस तरह, वो खुद कह रहे हैं कि आपकी इंटरप्रिटेशन गलत थी। और जब इंटरप्रिटेशन गलत होती है उसके बेसिस पे जो फैसले किए हैं वो गलत हैं, जब वो फैसले गलत हैं और कलअदम करार दे दिए गए हैं तो बेसिकली बाय लॉ आप उस फैसले से पीछे वाले टाइम पे जाते हैं। सर साहब, अब बुरा ना मानिएगा, आप इतनी बाय लॉ, इतनी आप अच्छे कानून बाय द बुक की बातें करते हैं, उधर जेल में बैठे हुए इमरान खान साहब कहते हैं तिल्ली की बात, वो बात ही तिल्ली से शुरू करते हैं, अवाम के लाभे से शुरू करते हैं, आग लगा दूंगा, ये कर दूंगा। सर आप कुछ तो समझाया करें ना खान साहब को। एक मिनट है, इस तरह है, मैं आपको एक चीज समझाता हूँ। मैं इस वक्त जिस बात पे मैं डिबेट कर रहा हूँ वो डिबेट कॉन्स्टिट्यूशन की है, ठीक है। और मैं मतलब कादर मंदोखेल साहब के सामने मैं बात करना इसी तरह ही है जैसे सूरज को चिराग दिखाने के, लेकिन जिस तरीके से वो बात करते हैं मेरा इसलिए चिराग ज्यादा रोशन नजर आता है कि वो सूरज ग्रहण में है तो उसके अंधेरा ज्यादा। इनका चिराग भी सूरज से ऊपर है, कमाल है, कमाल है। ठीक है सर जी, ठीक है। देखिए ना, मुझे 30 सेकंड देने आपने, 30 सेकंड। जी जी जी। लाइक स्टूडेंट और लाइक स्टूडेंट में ये फर्क होता है कि मैंने साथ ये भी बता दिया जब सूरज ग्रहण होता है तो चिराग ज्यादा रोशन हो जाता है, ठीक है, लेकिन जब सूरज पूरे आबोताब से चमक रहा होता है तो फिर चिराग की कोई हैसियत नहीं रहती। तो मैं उस लिहाज से कर रहा था, काश लाइकों के एक कोई लाइक लोग होते इस मुल्क में तो कोई मजा भी आता डिबेट करने का, ठीक है। अच्छा, अब जो इमरान खान जो बात कर रहे हैं, अगर आप देखें, आप एंकर पर्सन है, आपकी पल्स है इस वक्त अवाम के ऊपर, ठीक है, और आप अवाम की पल्स को जानते हैं। आपको पता है कि इस वक्त अवाम कितनी तंग आई हुई है मुख्तलिफ चीज़ों की वजह से, और उसमें सबसे बड़ी चीज़ जो है वो गलत फैसले हैं जो आज से 25-30 साल पहले लिए गए थे, या वो किसी बदनीयती पर लिए गए थे या वो कोई गलत तरीके की वजह से लिए गए थे, और वो थे IPPs के फैसले, ठीक है। अच्छा, उसमें से ये याद रखिए उसमें जो सबसे गंदे फैसले थे वो थे 2014, 15, 16 में हुए थे, जिसमें इंपोर्टेड कोल इंपोर्टेड वो था। अच्छा, फिर एक और बात ये हुई थी कि आप गाड़ियां मंगवाते हैं, 90 पैसे का बिजली का यूनिट था। अलाउ मी प्लीज, अलाउ मी। अच्छा, उसका मसला ये है कि आपने कैपेसिटी बढ़ा दी है, IPPs की बिजली बनाने की कैपेसिटी बढ़ा दी है 42, 43 या 48 हजार मेगावाट की, लेकिन अनफॉर्चुनेटली आपने उसकी जो ट्रांसमिशन की कैपेसिटी है, मैं आपका पॉइंट समझ गई हूँ, मैं समझ गई। 30 सेकंड से मैं आपको पूरा टाइम देती हूँ, 1 मिनट। मेहमद साहब, मैं आपकी पूरी बात समझ गई हूँ, मतलब कि सारे गंदे फैसले नून लीग ने किए ना, गंदे लोग हैं ये। जी बताइए परवेज संदरा साहब, जल्दी से बताइए, मैंने कादर भाई के पास जाना है। मैंने देखे, एक तो ये जो जिस दौर का जिक्र कर रहे हैं ना, उस दौर में 5 रुपए 90 पैसे का यूनिट होता था और बिजली वाफर मकदार में होती थी, पूरे मुल्क में किसी को बिजली के बिल से प्रॉब्लम भी कोई नहीं था और लोड शेडिंग भी नहीं होती थी। चले खैर, इन्होंने भी ना की जो तकरीर है ना उसको जस्टिफाई किया है। मुझे जरा ये बताएं, जब कोई अदालत में होता है, बल्कि एक ऐसा केस का अभी तफसीली फैसला भी नहीं आया, उससे मुझे और आपको बंद किया जाता है कि टीवी टॉक पे बैठ के बात ना करें, किया जाता है ना कि हम उसकी बात ना करें क्योंकि चल रहा है। लेकिन वो कैसे चीफ जस्टिस साहब बनने वाले इंसान है जो आगे जाके चीफ जस्टिस बन रहे हैं, क्या वो कादर मंदोखेल वाली रेडी से छोले लेकर, मैं अब क्या कहूं उस पे कि वो उन्होंने पूरे का पूरा एक धमकी लगा दी है, पूरे का पूरा सिस्टम उधेड़ के रख दिया है कि ये, उन्होंने ये भी कह दिया कि ये सिस्टम ही नहीं चलेगा अगर हमारे उस फैसले पर जिसका अभी तक
कोई किसी किस्म का तफसीली फैसला नहीं आया और अमल दरामद ना किया गया तो पूरे का पूरा सिस्टम हिला कर रख देंगे, ठीक है। पूरा सिस्टम खत्म हो जाएगा। ऐसे ना करें, ये उन्होंने गलत किया है, उनको नहीं करना चाहिए। अगर वो एहतराम नहीं करेंगे अदालत के फैसलों का तो कौन करेगा? अभी मेरे ख्याल में उससे बात करना कबल उस वक्त था उनके लिए। ठीक है संदेला गलत साहब, किया। आप भी ऐसे ना करें, ब्रेक का वक्त आ रहा है, ना करें ऐसे। मुझे एक ब्रेक लेने दें, एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। कादिर मंदोखेल साहब से पूछना है कि सूरज की रोशनी ज़्यादा है या फिर जो सेनेटर साहब का जो चिराग है, जो सूरज से भी ज़्यादा जो है वो चमक रहा है और रोशनी दे रहा है, वो बेहतर है? जानने की कोशिश करेंगे इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जी। कादिर मंदोखेल साहब, देखिए कितनी बारीकी से और गहराई से सेनेटर साहब ने आपके ऊपर, आपके पूरे करियर के ऊपर, आपके एजुकेशनल करियर के ऊपर, आपके पर्सनल करियर के ऊपर और प्रोफेशनली आपके ऊपर जो है पूरी पीएचडी की है। सही मानों में सेनेटर साहब डॉक्टर हैं जी। कादिर भाई, सेनेटर इमाम मेमन साहब ने जहां मुझे सूरज तस्लीम किए तोबा वहां मैं इनको चिराग तस्लीम करने के तैयार हूँ, क्योंकि चिराग सूरज तो ग्रेन जो है ना वो कुछ मिनट के लिए होता है और बाकी पूरी जिंदगी होता है, चिराग एक लम्हे के लिए होता है। तो ठीक है, ये मुझे सूरज और मैं उनको चिराग तस्लीम करता हूँ, मुख्तसर एकदम लेटर नोट। दूसरी बात, बेनिश साहिबा में एक बात रह गया, मैं आप दूसरी तरफ चले गई। मैंने जो जनरल फैज हमीद के खिलाफ या उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की बात की है, ये बेनिश मैंने आज नहीं की है। जब वो ये कोर कमांडर पिशावर थे उस वक्त भी अनिका के शो में, जीटीवी में और नसीम ज़रक के शो में 24 न्यूज पे उस वक्त मैंने कहा कि जनरल फैज हमीद मुझे धमकियां दे रहा था, जब वो जनरल थे और कोर कमांडर पिशावर थे। तो ये नहीं कि मैं आज वो करूं, मैं बुजदिल नहीं हूं, उस वक्त भी मैंने कहा और आज भी मुतालबा करूं। दूसरी बात, जब आप एक बात कर रहे थे कि चीफ जस्टिस साहब को एक्सटेंशन दे नहीं दे, देखिए अभी हाल ही में जब रिटायर्ड जजेस को लिए है आर्टिकल 182 के तहत, तो वहां 177, 175 आर्टिकल भी मौजूद है जिसमें ये कहा जाता है कि आप हाई कोर्ट के जजेस को भी ले सकते हैं और जिस वकील के 15 साल स्टैंडिंग है तो उसको भी आप ले सकते हैं। लेकिन वो ऑप्शन है चीफ जस्टिस के, वो जो ऑप्शन के उनने वो कर दिया। अब अगर चीफ जस्टिस साहब या पार्लियामेंट एक बिल पास करते हैं कि बाबा हमारे पास जजेस की कमी है, हाई कोर्ट में कमी है, वहां से आप ले नहीं सकते हो, रिटायरमेंट के बाद फिर से जजेस को आप अपॉइंट करते हो, वो ऐसा था ना कि बेनिश हाई कोर्ट के जजेस की जो हद उम्र है वो 62 साल है और सुप्रीम कोर्ट की जो हज एज की लिमिट है वो 65 साल है। अगर उस 65 साल से 3-4 साल बढ़ा देते हैं तो उसको एक्सटेंशन नहीं कहते हैं। अगर असेंबली एक बिल पास करते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के जजेस की जो उम्र है वो 65 से बढ़ा के 68 या 69 होंगे, तो ये इसको एक्सटेंशन नहीं कहेंगे, बल्कि ये कहेंगे कि जितनी जजेस मौजूद है सब जो है ना वो 68 या 69 साल की उम्र में वो रिटायर होंगे। पहले तो ये चीज क्लियर करो। दूसरी बात मैं एक और मुतालबा आपकी तौर से करना चाह रहा हूँ पार्लियामेंट से और अपनी सियासी मेरी पार्टी समेत कि खुदा रही ये तोहिन अदालत के जो कानून है उसको खत्म किया जाए। ये पूरी दुनिया में नहीं है, ये सिर्फ पाकिस्तान में एक दो छोटे मुल्क हमारे जो बाद है उसके वो है, तो ये खत्म करे ताकि जो है ना वो जज अपने फैसलों पे तवज्जो दे और पार्लियामेंट अपनी कानून साजी पे तवज्जो दे। तो ये मैं मुतालबा कर रहा हूँ आपसे। और दूसरी साथ साथ मैं ये कहना चाह रहा हूँ, ये सारी बातें तो अब दूसरी तरफ चली गई है, तो आप मुझे ये बता दो कि आज ही सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसला दिया है जिसमें 3 MNA मुस्लिम लीग नून को जो है ना वो रिकाउंटिंग का अलाउ करके और उसको एक्सेप्ट कर लिया है। तो फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस करी, फिर तो मैं चीज ये बताऊं, जो फैसला पीटीआई के हक में आता है वो उनके खिलाफ बोलते हैं, जो उनके हक में आता है तो उनसे जस्टिस मंसूर अली शाह साहब उनके हक में, यानी वो एक बात कर रहे हैं जो उनको सूट करता है तो वो कहते हैं वाह बहुत अच्छा जज है। जस्टिस फाइज ईसा साहब अगर फैसला कोई करता है और वो पीटीआई के खिलाफ होता है तो कहता है ये तो फिर हमारे खिलाफ है, हमारे फैसले नहीं सुने। तो मैं समझ रहा हूँ पाकिस्तान में एक ही अदारा रह गया है और आप फौज का हाथ तो देख लेना, जनरल फैज हमीद ये सारी सहूलतकारी तो उसकी नजर आएगी, वो आगे चल के बहुत सारे स्कैंडल और भी निकलेंगे। तो मैं समझ रहा हूँ कि एक जुडिशरी खुदारा इसको मुतनाज़ा ना बनाए, इनको सियासत से दूर रखे, इनको अपने फैसले करने दे। और मैं ये भी मुतालबा करता हूँ जहां मेरे बिल असेंबली में पास नहीं होने दिए पीटीआई और पीडीएम की हुकूमत दोनों ने, कि खुदा का वास्ता आप एक चपरासी की, एक चौकीदार की नौकरी के लिए आप 3-3 मरतबा इंटरव्यू लेते हो, जात नजर पूछते हो, एक हाई कोर्ट के जज डायरेक्ट क्यों लेते हो?
4.5 लाख से ज्यादा पाकिस्तान में वकील है। कोई गरीब का बच्चा भी ये सोच सकता है कि मैं कोई जज बनूं। बहुत बहुत अच्छी आपने बात कर रहे हैं कि इस्लाहात की जरूरत है। सर वक्त जो है प्रोग्राम का बिल्कुल खत्म हो गया है, आपकी बिल्कुल पल्स आ गई है, माजरत, अगली दफा आपकी पूरी जो कमी रह गई है उसको पूरा कर देंगे सर, लेकिन इस्लाहात की जरूरत है और इसी तरह सिस्टम आगे चलेगा। आज के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज।